जय हिंद दोस्तों। तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक कवर कर रहे हैं। अ, तो आज का जो टॉपिक हमारा है, भारत में सार्वजनिक निजी निजी भागीदारी फ्रेमवर्क, ठीक है, यानी पीपीवी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया, पीपीई, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के विनियामक क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है। भारत में मौजूदा पीपी फ्रेमवर्क, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निजी निवेश इकाई, यह जो इकाई है पीपी संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत में पीपी मॉडल क्या है, ठीक है। भारत में पीपी मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है, एचएएम। इसमें ईपीसी 40% और बीओटी एन्युटी 60% शामिल है। परियोजना का लागत 40% सरकार द्वारा और शेष प्रतिशत जो है राशि डेवलपर द्वारा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी, ठीक है। इसके तहत एक निजी संस्था सड़क का निर्माण, डिजाइन और संचालन करती, कुछ समय बाद स्वामित्व सरकार को वापस सौंप देती है। बिल्ड ऑन ऑपरेट यानी बीओओ। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक निजी संगठन सरकार के कुछ प्रोत्साहन के साथ किसी परियोजना या संचार, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है। बीओटी यूनिटी सरकारी निजी संस्थाओं को परियोजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर यूनिटी का भुगतान करती है। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, ये विशेष सेवाओं या संपत्ति के रखरखाव के लिए अल्पकालीन अनुबंध होते हैं, ठीक है। तो अपने भारत में 1, 2, 3, 4 यानी 5 मॉडल हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पहले बीओटी से संबंधित सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति या केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन करती हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी, इसका जो उद्देश्य होता है सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके निवेश प्राप्त करना। इसके तहत 4 वित्त वर्ष यानी 22 में 25 में 6.0 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जो इसका जो उद्देश्य है 2022 से वित्तीय वर्ष 25 तक 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य रखा गया है। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम वीजीएफ, इस परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाने के लाभकारी बनाने के लिए परियोजना का लागत 40% पूंजी का आदान प्रदान करना है। भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि यानी आईपीडीएफ, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है उत्कृष्ट पीपीजी मॉडल परियोजना विकास के लिए परियोजक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सबसे ज़्यादा किसकी है? सिंगापुर की है, तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अधिकतर क्षेत्रों में पीपी परियोजनाओं में स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी की इक्विटी में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक ये भी कवर कर लेते हैं, परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए ठीक है 15 लाख करोड़ रुपए किया है। तो एनएच के द्वारा अब तक इस सबसे बड़ा मुद्रीकरण है, ठीक है। तो परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या होता है? एएम यानी परिभाषा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण आयुक्त या कम उपयोगी की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और संस्थाओं के राजस्व के नए स्रोत की करने की प्रक्रिया होती है। किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व किसी भी संपत्ति सार्वजनिक परिसंपत्ति को कहा जाता है, ठीक है। जैसे सड़क है, हवाई अड्डे, पाइपलाइन है, ठीक है। उत्पत्ति क्रांति परिसंपत्ति मुद्रीकरण सुझाव करने वाली पहली बार जो 2012 में अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम अगले देख लेते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण
परिसंपत्ति मुद्रीकरण की केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए जारी की गई थी। ठीक है, द्वारा जो 21-22 का बजट था उसमें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की जारी की गई थी। उसका देख लेते हैं यहाँ पे परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए पहल कौन कौन सी है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी सरकार ने अपनी ब्राउन फील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के 13 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र हैं पाँच क्षेत्र कुल मुद्रीकरण पाइपलाइन लगभग 83% प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये क्षेत्र के सड़कें 27%, ठीक है, रेलवे 25%, विद्युत 15% है, और गैस पाइपलाइन 8%, दूध संचार जो 6% करते हैं। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC, ठीक है, यह एक SPV है। ठीक है, इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों के अच्छे भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसका टॉपिक हम औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क क्यों सुर्खियों में क्यों रहा है, यानी करंट में क्यों रहा है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क नए स्थापित किए गए हैं। तो 12 औद्योगिक पार्कों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, औद्योगिक पार्क ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य होता है, औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इसके तहत जो होता है भविष्य के औद्योगिक शहरों को विकसित करना होता है। ये शहर विश्व सर्वश्रेष्ठ निर्माण और निवेश में क्षेत्रों में साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं। परियोजना इसके तहत जो 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क में 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। तो इसमें 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें 4 जो हैं चरणबद्ध से विकसित किया जा सका है। प्रथम औद्योगिक गलियारा दिल्ली से मुंबई, ठीक है, 2007 में मंजूरी दे दी गई थी। तो यहाँ पे दिल्ली से मुंबई। और दूसरा है अमृतसर से कोलकाता। उसके बाद चेन्नई से बेंगलुरु है, यानी प्रथम याद रखना है आपको, और द्वितीय और थर्ड, यानी 3 आप विशाखापत्तनम, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, ओडिशा। उसके हैदराबाद से नागपुर, हैदराबाद से वारंगल, हैदराबाद से बेंगलुरु, कोयम्बटूर से राष्ट्रीय कोच्चि। ठीक है, दिल्ली से नागपुर औद्योगिक गलियारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय कार्बन फ्रेमवर्क, इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्य ट्रस्ट NICDIT तथा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में निगरानी और प्राधिकरण कार्यों की समीक्षा करता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं मैप में। तो केंद्रीय औद्योगिक गलियारा विकसित कार्यक्रम NDC। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमृतसर से नागपुर। ठीक है, उसका देख लेते हैं कि जो चेन्नई से विशाखापत्तनम। ठीक है, तो कोलकाता से फिर अमृतसर। उसका देख लेते हैं मुंबई से नई दिल्ली। उसके बाद हैदराबाद से बेंगलुरु। ठीक है, कोच्चि से चेन्नई। ठीक है, विशाखापत्तनम से कोलकाता। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के 12 औद्योगिक नए शहरों को मंजूरी दे दी है। 12 नए औद्योगिक शहरों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक रूप से 10 राज्य में अवस्थित ये प्रमुख 6 गलियारे जुड़े हुए हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड की खुरपुरिया, पंजाब के राजापुरा पटियाला, महाराष्ट्र के दीदी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार की गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल, कोपरती, राजस्थान के जोधपुर, पाली में स्थित होंगे। जो नए औद्योगिक गलियारों का विकास है ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में किया जाएगा। इन्हें प्लग एंड प्ले और वर्क की अवधारणाओं के आधार पर अहेड ऑफ डिमांड पर विकसित किया जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र यानी लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में भारत का जो भारत 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या होता है, यह विश्व बैंक समूह द्वारा एक इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। इसे प्रत्येक 2 सालों में जारी किया जाता है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2 साल में जारी किया जाता है। यह जो व्यापार से जो जुड़े देशों के प्रदर्शन में दुनिया वाली चुनौतियों अवसर को इन्हें देश रैंकिंग प्रदान करता है। तो इसकी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के 6 पैरामीटर होते हैं। तो 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? सीमा शुल्क प्रदर्शन, अवसंरचना की गुणवत्ता, शिपमेंट की व्यवस्था में सुगमता, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता और ट्रेसिंग और समयबद्धता। रैंकिंग में से विश्व बैंक ने जारी किया है। तो यानी LPI पूछता है तो विश्व बैंक ने जारी किया है और 139 देश में 38 स्थान में पर है। और जो 2018 में स्थान इसका 40 नंबर में था। ठीक है, इससे यानी 6 अंकों का सुधार हो गया है। ठीक है, पहले 144 था, उसके बाद 38 स्थान पे है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक तो इसे कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ठीक है, इसके 6 पैरामीटर होते हैं। ये आपको पढ़ लीजिए। ठीक है, और भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत कितनी रैंक है? 38 रैंक है। ठीक है, 38 रैंक है। उसके बाद 18 में 40वें स्थान पे आया था। तो यानी 6 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है, तो इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 2022 में भारत में परिवहन अलग अलग संसाधनों में माल ढुलाई। तो सड़क से 3.05 ट्रिलियन टन किलोमीटर यानी 67%, शिपिंग रेल और वायुमार्ग। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार में उठाए गए कदम कौन कौन से। भारतीय लॉजिस्टिक नीति 2022 यह सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षेत्र के रूप में संबंधित है। इसे प्रक्रिया में सुधार, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन और विकास कौशल आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना शुरू की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना शुरू की गई थी। इसमें 8 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली सेवा सुधार फ्रेमवर्क आज शामिल है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP केंद्र सरकार द्वारा 35 मल्टी मॉडल पार्क की स्थापना करी गई है। इसके लिए $6.2 बिलियन की राशि निवेश की जाएगी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक तो भारत की रैंक 38 है। ठीक है, और 2018 में 40 में इसे कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। तो इसके 6 फ्रेमवर्क होते हैं और यहाँ पे ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं भारतमाला परियोजना। तो इसके लिए क्या है? भारतमाला परियोजना इसके कार्यक्रम के तहत लगभग 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, तो और समर्पित माल ढुलाई गलियारे 27% ठीक बढ़ के भागीदारी। इसका जो लक्ष्य है 27% से बढ़कर 45% रखा गया है। ठीक, तो DFCCIL भारतीय रेलवे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर NDFC योजना बनाता है, विकास करना, वित्तीय संस्थानों तथा विनिर्माण रखरखाव का संचालन करना। 2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था। लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम LEEP इसे माल ढुलाई परिवहन दक्षता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, PM गति शक्ति या लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर लक्षित है। अन्य लॉजिस्टिक की संरचना यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्य। तो निर्णय समर्थन प्रणाली। ठीक है,
कम लागत यानी लागत को जीडीपी के 8 से 9% वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाना। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक इसमें रैंकिंग में 2030 तक 25 देशों में शामिल करना है। तो ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, RELOS। भारत ने रूस, तो ये एग्रीमेंट पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किन किन देशों के बीच हुआ। तो यानी भारत और रूस और भारत, रूस ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज मसौदे को मंजूरी दे दी है। तो क्या होता है इसके जान लेते हैं कि भारत और रूस सेना को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक एवं सहायता सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। युद्ध और शांति विषय के दौरान बंदरगाहों सैन्य जुड़े सेवा को, युद्धपोतों के विमानों को ईंधन, स्पेयर, ठीक है, जहाज़ों की बर्थिंग, सैनिकों के लिए राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है भारत रूस ने आपस में किया है। तो इसके तहत मतलब काफ़ी सुविधाएं एक दूसरे को देश की मतलब मिल जाएंगी। तो जैसे कि सैन्य अड्डे सैन्य अड्डे बंदरगाह से दूर दूर होते हैं, इन्होंने ईंधन है, जहाज़ की बर्थिंग है, सैनिकों के लिए राशन वगैरह सुविधा नहीं प्रदान कर सकेगा। तो अन्य देशों के भारत ने ऐसे समझौते किए हैं, संयुक्त अमेरिका के साथ किए हैं, जापान के साथ किए हैं, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। ठीक है, धन्यवाद।